डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल गुणक के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग गुणक के रिसाव, लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन रिसाव की वजह से गुणक अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है और गुणक का मूल्य है वो कम हो जाता है। पहला है निष्क्रिय बचत। आय में होने वाली वृद्धि का कुछ अंश निष्क्रिय रूप में निकल जाता है। यह आय प्रभाव का मुख्य रिसाव है। जितनी भी बचत की जाती है, रिसाव उतना ही अधिक हो जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसकी वजह से गुणक का आकार भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है पुराने स्टॉक तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर व्यय। जब आय में होने वाली वृद्धि का कुछ भाग, कुछ अंश पुराने शेयर या सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में खर्च कर दिया जाता है तो आय के प्रभाव में कमी आ जाती है। आय का यह भाग उपभोक्ता वस्तु पे खर्च नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप भविष्य में आय में वृद्धि रुक जाती है और गुणक का प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है पुराने कर्जों का भुगतान। यदि आय में होने वाली वृद्धि का कुछ भाग पुराने कर्जों को चुकाने में कर दिया जाता है और उपभोग पे खर्च नहीं किया जाता है तो उसके फलस्वरूप आय प्रजनन का एक मुख्य छिद्र बन जाता है ये चीज, और इससे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है और गुणक का मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट, आयात। यदि आयात की गई वस्तुओं पर अधिक खर्च किया जाता है तो इससे देश की आय नहीं बढ़ पाती है। आयात पर जो कुछ भी हम खर्च करते हैं वो सब धन कहाँ चला जाता है? विदेशों में चला जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि घरेलू आय कम हो जाती है और गुणक का मूल्य भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, उपभोग संबंधी वस्तुओं के अतिरिक्त भंडार। यदि आय बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन यदि उपभोग वस्तु की मांग को वस्तु के अतिरिक्त भंडारों से पूरा किया जाता है तो क्या होगा? वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ने से गुणक का प्रभाव भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंचा तरलता अधिमान। यदि व्यवसायी और लोग सट्टे के लिए या सावधानी के लिए अधिक धन नकदी के रूप में रखते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि आय बढ़ने के साथ उपभोग पर किया जाने वाला व्यय कम हो जाएगा और लोगों के पास नकदी बढ़ जाएगी। इस ऊंची लिक्विडिटी प्रेफरेंस का प्रभाव ये होगा कि गुणक का मूल्य कम हो जाएगा, अर्थात तरलता अधिमान जितना अधिक होगा गुणक का मूल्य उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कीमतों में वृद्धि। यदि कीमतों में वृद्धि हो जाए तो आय में होने वाली वृद्धि का अधिकतर भाग इन बढ़ती हुई कीमतों के कारण पहले जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने पर ही खर्च हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह होगा कि जब कीमतें बढ़ जाती है तो लोगों को पहले जितनी ही वो वस्तु और सेवाएं खरीदते थे उस पर अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह से गुणक का मूल्य क्या होगा? कम हो जाएगा। कर प्रणाली। यदि अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील कर व्यवस्था है, अर्थात आय बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाती है, तो इसका प्रभाव ये होगा कि आय बढ़ने पर भी लोगों की उपभोग करने की शक्ति में विशेष वृद्धि नहीं हो पाएगी और आय प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाएगा और गुणक का मूल्य भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनियों के वितरित लाभ। बहुत सी कंपनियां अपने हिस्सेदारों में सारे के सारे लाभ नहीं बांट देती है। वे लाभ का कुछ अंश अपने पास सुरक्षित कोष में रख लेती है। इसकी वजह से जो इनकम फ्लो है वो कम हो जाता है और गुणक का मूल्य भी कम हो जाता है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को गुणक सिद्धांत के क्या क्या रिसाव हैं, क्या क्या लीकेजेस हैं, उनके बारे में बताया है। अब हम देखते हैं गुणक के सिद्धांत का महत्व। गुणक के सिद्धांत का महत्व। सबसे पहले देखिए, गुणक का सिद्धांत वास्तव में केन्स की एक महत्वपूर्ण देन है और इसकी वजह से हम आय प्रजनन की जो प्रक्रिया है
प्रोसेस है इनकम जनरेशन की उसको समझ पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनकम प्रोपोगेशन। गुणक के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि आय प्रजनन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये एक नेचुरल प्रोसेस है। रोजगार, आय और उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो निवेश में होने वाली वृद्धि के कारण होती है। जैसे हम किसी तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंक देते हैं तो लहरों की एक समूह सा उमड़ जाता है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में निवेश करने पर आय प्रजनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, निवेश का महत्व। गुणक का जो हमने अध्ययन किया है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि निवेश में यदि हम थोड़ी सी भी प्रारंभिक वृद्धि करते हैं तो उससे आय में कई गुना वृद्धि होती है। वास्तव में निवेश ही एक ऐसा डायनेमिक सक्रिय तत्व है जिस पर रोजगार में होने वाले परिवर्तन निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र उन चक्रों को कहते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि समय की निश्चित अवधि के अनुसार व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी व्यापार अधिक होता है अर्थात तेजी की अवस्था होती है और कभी मंदी की अवस्था। व्यापार चक्रों को भी हम किसी गुणक की सहायता से समझ सकते हैं। अर्थात जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी है तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, आय बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम मंदी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसी प्रकार से तेजी की स्थिति में निवेश को कम किया जाएगा। पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार के संबंध में नीति बनाने में गुणक की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये मालूम होता है कि निवेश पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी। अगर निजी निवेश आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ सके तो हमें क्या करना होगा, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सके। बचत और निवेश का संतुलन। ये इसका जो अभी आपने रोजगार सिद्धांत पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ होगा, जहाँ बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। बचत और निवेश के संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए गुणक की धारणा भी क्या है, लाभप्रद है, क्योंकि कीन्स के अनुसार आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप बचत और निवेश में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। तो हम बचत और निवेश में जो संतुलन प्राप्त करते हैं उसको भी हम किसके द्वारा मालूम कर सकते हैं, गुणक के द्वारा। मुद्रास्फीति और विस्फीति। मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। तो यदि हमें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, निवेश को कम करना होगा। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में यदि मंदी है तो हमें क्या करना होगा, निवेश में वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। गुणक के सिद्धांत ने घाटे की वित्तीय व्यवस्था के महत्व को भी स्पष्ट किया है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी इस संदर्भ में बताया है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था मंदी के प्रभाव को दूर करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि घाटे की वित्तीय व्यवस्था के फलस्वरूप क्या होगा, निवेश बढ़ेगा और निवेश में होने वाली वृद्धि के कारण जो आय बढ़ेगी वो गुणक रूप में बढ़ेगी, अतः मंदी को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, सरकारी हस्तक्षेप। गुणक सिद्धांत में आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल पाए हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि संतुलन है या बेरोजगारी को दूर करना है तो क्या करना है, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। तो सरकारी हस्तक्षेप का मतलब है किसी भी प्रकार से सार्वजनिक निवेश करके सरकार आय में कई गुना वृद्धि कर सकती है। तो सरकारी हस्तक्षेप की जो है उस पर भी इस सिद्धांत में बल दिया गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक निवेश। गुणक की धारणा के अंतर्गत सार्वजनिक निवेश के महत्व को इंगित किया गया है। गुणक की धारणा हमें ये बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था में मंदी है तो निजी निवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंदी में व्यक्ति निवेश नहीं करना चाहेगा। तो हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम सार्वजनिक निवेश को बढ़ाएं ताकि अर्थव्यवस्था से मंदी की छाया को दूर किया जा सके। अब देखिए बच्चों, गुणक की आलोचना। गुणक की आलोचना की गई है, कोई आंतरिक संबंध नहीं है। मतलब हैजलिक ने गुणक की आलोचना करते हुए कहा है कि निवेश और आय में कोई स्पष्ट पूर्व निर्धारित
अथवा यांत्रिक संबंध नहीं होता है, जैसा कि गुणक की धारणा में कहा गया है। हैजलिट के अनुसार गुणक की धारणा में इतनी अधिक गलतियां हैं कि यह जानना कठिन हो जाता है कि इन गलतियों की विवेचना कहां से शुरू की जाए। तो उन्होंने इसको गलत बताया है। दूसरा है बचत व निवेश में समानता। हैजलिट ने गुणक के सिद्धांत को इसलिए भी आलोचना की है क्योंकि बचत और निवेश की समानता के संबंध में कीस ने जो धारणा दी थी, गुणक का सिद्धांत उसका विरोधी है। गुणक के सिद्धांत के अनुसार कुल आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, जमा कर दिया जाता है, उसे निवेश नहीं किया जाता। परंतु बचत और निवेश की समानता के संबंध में कीस का यह विचार है कि वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में जो आय खर्च नहीं की जाती है उसे बचत करके फिर क्या कर दिया जाता है, निवेशित कर दिया जाता है। इसलिए बचत और निवेश बराबर रहते हैं, परंतु गुणक की धारणा में इसमें असमानता उत्पन्न कर देती है। आय और उपभोग में संबंध। प्रोफेसर गार्डनर का यह मानना है कि गुणक की यह मान्यता गलत है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एक से कम तथा स्थिर रहती है, क्योंकि वास्तव में आय और उपभोग का संबंध इतना सरल नहीं है जैसा कि गुणक की धारणा में माना गया है। नेक्स्ट, त्वरक के प्रभाव की इसके अंतर्गत अवहेलना की गई है। तब त्वरक क्या है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, उपभोग वस्तु और धन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती है। गुणक की जो अवधारणा है वो इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। घाटे की वित्त व्यवस्था को अनावश्यक महत्व दिया गया है इसके अंतर्गत, और वास्तव में घाटे की वित्त व्यवस्था है उसको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से गुणक की अवधारणा की हमने आलोचना की। गुणक की सीमाएं क्या हैं, ये मैं पहले देख चुके हम लोग कुछ हद तक। उपभोक्ता वस्तु की उपलब्धि होनी चाहिए तभी गुणक कार्य कर पाएगा, और ये मैं बता चुकी हूँ गुणक समय अवधि जितनी कम होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। यदि समय अवधि अधिक होगी तो गुणक का मूल्य कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख चुके अपूर्ण रोजगार स्तर होना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है तो ऐसी स्थिति में गुणक क्रियान्वित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, निवेश के प्रवाह को हमें कायम रखना होगा। यदि निवेश का प्रवाह टूट जाएगा तो गुणक का मूल्य भी कम हो जाएगा। स्वचालित निवेश होना चाहिए, स्वचालित निवेश जो कि आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। अर्थव्यवस्था बंद मानी गई है, अर्थात आयात और निर्यात नहीं हो रहे हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इसी प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को स्थिर माना गया है, लेकिन वास्तव में ये स्थिर नहीं होती है। ये पॉइंट में हम देख चुके हैं, कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, गुणक का मूल्य कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसकी सीमाएं के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम लोगों ने बच्चों गुणक का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया है। अगली क्लास में हम लोग त्वरक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।